जय श्री राम, जय परशुराम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बड़े दिनों के बाद इच्छा हुआ कि आप लोगों के सामने में अपना कुछ विचार प्रकट करूं। ऐसे में सबसे पहले मैं आपको एक कविता के माध्यम से आज के सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। सुनिए एक कविता। सुना है कुछ लोग हमारी पार्टी से थोड़ा अलग सोचते हैं। यार चल फेसबुक पर आज उन सभी की खाल नोचते हैं। किसी को चमचा, किसी को भक्त, किसी को आवारा मवाली बोलते हैं। हाँ, जो भी हमारी पार्टी से अलग सोचे चल उसको गाली बोलते हैं। हाँ, आज उनकी अपनी असल भाषा में कुतर्क दिखाते हैं। शब्दों से पारिवारिक संस्कारों में हम एक फ़र्क दिखाते हैं। अब बस वही बचेगा जो मेरी हाँ में सिर्फ हाँ कहेगा, और जो भी बोलेगा खिलाफ वो फिर देशद्रोही रहेगा। किसी को चमचा, किसी को भक्त, किसी को आवारा मवाली बोलेंगे। हाँ तो चल आज हमारी पार्टी से अलग सोचे उसको गाली बोलेंगे। भारत में इस तरह का विचार पैदा हो गया हुआ है कि लोग हमेशा अपने से असहमत लोगों के लिए गाली गलौज करते हैं। इस गाली गलौज करने पर एक हमारे मित्र हैं हेमेंद्र सिंह, काफ़ी दिनों से राजस्थान के रहने वाले उस मित्र की एक कविता मैंने कॉपी करके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रख लिया था। तो जो परिस्थिति सामने आ गई है उसके हिसाब से हमने आपको ये कविता सुनाने का भरसक प्रयास किया। कविता बोलने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए भाषा से आपको हो सकता है कि दिखे कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। चूँकि यह मेरे मित्र की कविता है और आज के दौर में ये जीवंत उदाहरण है जो हो रहा है उसके संदर्भ में। इसके बाद आज मैं आना चाहूँगा कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी लोग परेशान हैं। मध्यम दर्जे के लोग तो लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ घरों में रहकर अपने पूर्व की जमा पूंजी को तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। बड़े कॉरपोरेट घराने को तो मोदी जी चिंता करते ही हैं, साथ ही मज़दूरों की भी चिंता वो करते हैं। मगर पूछना ये है कि भारत का सबसे बड़ा वर्ग मध्यम दर्जे का जो लोग है वो जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, खाए तो क्या खाए क्या, लाइन में लग नहीं सकता है, किसी से मांग नहीं सकता है। ऐसे में उसकी वेदना सुनने वाला कौन है जो उसे उसकी तकलीफ़ में उसको मदद पहुंचा सके। ऐसे में आज एक न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ देखते देखते सुबह में महसूस हुआ कि समय काटने के लिए तो न्यूज़ आजकल दूसरा कोई साधन है नहीं। सुबह उठा, 8 बजे कोरोना पर आंकड़े दिखा दिए। फिर थोड़ी देर के बाद
न्यूज़ का अगला संस्करण आया। न्यूज़ में किंग जोंग और पीओके पर चर्चा शुरू हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद आप्रवासी भारतीयों पर खबर दिखाई गई कि कितने लोग कहाँ और कैसे फंसे हुए हैं, उस पर खबर दिखाई गई। दोपहर का समय हुआ, सास बहू साजिश का टाइम हो गया, तो सीरियल का परिचर्चा न्यूज़ पर शुरू हो गया। उसको ख़त्म होने के बाद शाम के 4 बजे से आतंकी हमले से संबंधित खबर शुरू हो गई और अभी 9 बजे के समय में सभी न्यूज़ चैनलों पर, जो कि 9 बजे मोटा मोटी हर एक न्यूज़ चैनल का प्राइमरी मतलब महत्वपूर्ण टाइम होता है, तो उस समय में न्यूज़ सबसे अधिक लोग देखते हैं। उसके बावजूद भी उस समय के न्यूज़ में पूरे दिन के यही कोरोना, पीओके, अप्रवासी भारतीय आदि की खबर चलती रही। ऐसे में मुझे आज पूरे दिन की न्यूज़ देखने के बाद अभी ये विचार महसूस हुआ कि आज दिन भर न्यूज़ में हमने देखा क्या है। फिर सोचते सोचते मुझे समझ में आया कि ये न्यूज़ चैनल वाले मुजफ्फरपुर के किसी भी अस्पताल की स्थिति को नहीं दिखाया है। तो फिर मुजफ्फरपुर के किसी भी अस्पताल में क्या चल रहा है, क्या तैयारी है कोरोना से लड़ने के लिए, इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए, तो फिर हम देखें क्या पूरे दिन के न्यूज़ में। चलिए मान लीजिए मुजफ्फरपुर तो बहुत छोटा सा जगह है और न्यूज़ चैनल के पास सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे ही होते हैं, बाद बाकी रात में तो वो अच्छा न्यूज़ नहीं दिखा पाते हैं, दिन भर की मिली जुली खबरों को ही दोबारा रिपीट करते हैं। तो मेरा पूछना था कि बिहार में कम से कम पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसके बाद नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और उसके बाद इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आयुर्विज्ञान संस्थान, साथ ही एम्स जैसा हॉस्पिटल है, उसमें पीड़ितों के इलाज से संबंधित कैसी तैयारी चल रही है, राज्य सरकार ने अपनी क्या तैयारी सुनिश्चित की है, इस पर भी मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखा है। तो महसूस हुआ कि लगता है कि बिहार चूँकि पूरे देश में बदनाम राज्य है, हो सकता है कि बिहार के न्यूज़ दिखाने में मुंबई और दिल्ली में रहने वाले पत्रकारों को सहज नहीं महसूस हुआ हो। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने दिल से सवाल किया कि क्यों नहीं ये दिल्ली के अस्पतालों की खबर दिखा रहे हैं। इन्हें तो कम से कम भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट का खबर तो दिखाना चाहिए। एम्स में ही भारतीयों के इलाज की क्या तैयारी है, ये खबर भी मैं पूरे दिन नहीं देख पाया। तो पीजीआई चंडीगढ़, लखनऊ पीजीआई की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब एम्स की चर्चा न्यूज़ चैनल में नहीं हुई, वेंटिलेटर कितने खरीदे गए इसकी चर्चा न्यूज़ चैनल में नहीं हुई, कितने बिहार में कोरोना का किट आया, इस पर आज से 15 दिन पहले एक न्यूज़ चला था जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने 5 लाख किट मांगे हैं, हमें मिले 5000 किट, हमने 15,000 वेंटिलेटर मांगे हैं, हमें एक भी वेंटिलेटर नहीं मिला है। तो फिर अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो मैं कहता हूं कि केजरीवाल सरकार की तरह आप भी क्यों नहीं ओपन मार्केट से ये सारा इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। यदि आप ये इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते हैं तो ऐसे में मैं पूछना चाहूँगा कि आप ओपन मार्केट से इक्विपमेंट खरीदेंगे नहीं, केंद्र सरकार आपको देगी नहीं, इसीलिए नहीं तो आपने न्यूज़ से बिहार की खबरें हटवा दी है। क्या मैं ऐसा मान लूँ?
क्या मैं ऐसा सोच लूँ कि हमारे बिहार में जो भी तैयारी है वो बिल्कुल ही बकवास है, इसके लिए न्यूज़ चैनल से इन मुद्दों को हटा दिया गया है? पाकिस्तान में प्याज महंगे हैं, पाकिस्तान की मौत मरेगा, कोरोना की मौत मरेगा पाकिस्तान, इन सब कैप्शन से हमें क्या लेना देना? आज एक देशद्रोही चैनल जिसे लोग कहते हैं, उसी चैनल पर रवीश कुमार ने एक न्यूज़ बताया, सुनकर महसूस हुआ कि क्या तैयारी चल रही है। जैसे न्यूज़ ये था कि स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया। अब जब स्वीडन लॉकडाउन नहीं किया तो मैं मन ही मन भक्तों की प्रक्रिया पर सवाल कर रहा था कि अगर ये न्यूज़ अगर बाहर आते हैं तो भक्त क्या प्रतिक्रिया देंगे। भक्त यही कहेंगे कि देखिए स्वीडन को, स्वीडन कितना घटिया देश है जहाँ मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं है, कि लॉकडाउन नहीं किया। अरे यार देखो कि वहाँ लॉकडाउन नहीं किए जाने पर कितने मरीज पाए गए, वहाँ लॉकडाउन नहीं किए जाने पर कितने मरीज भर्ती हुए, लॉकडाउन नहीं किए जाने पर भर्ती हुए जो भी मरीज़ थे उनमें से कितने की रिकवरी हुई, उसके अस्पतालों में कैसी तैयारी है, ये भी देखने का विषय है ना। ये तो कभी सोचा नहीं, इस पर तुम्हारा दिमाग जाएगा नहीं। क्यों पूरे देश को पागल बना के रखे हुए हो? लॉकडाउन क्या ये समस्या का समाधान है? सिर्फ इसलिए लॉकडाउन किया जाए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग से इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है क्या? आप खुद से सोचिए कि यदि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो सकती है, आपके बस की बात नहीं है, तो कब तक हम घरों में बंद कैदियों की तरह जीवन बिताएं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मध्यम दर्जे के परिवार के लोग इसके बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? आप समझिए, मध्यम दर्जे के परिवारों की पीड़ा को समझिए। महीने का जो लोग जिनके पास दूसरे शहरों में रह रहे हैं, उनका महीने का मकान किराया चल रहा है। सपोज़ करो कि 5,000 रुपया महीने का मकान किराया है, तो ये 5,000 रुपया महीने का मकान किराया वो कमाए अथवा न कमाए उनको देना ही है। उसके बाद आप सोच लीजिए कि उनका बिजली का बिल प्रति मंथ चल रहा है, और आजकल घरों में रहने के कारण बिजली का बिल भी बढ़ गया है। तो क्या ये बिजली का बिल प्रति मंथ जो चलता है, इसको माफ़ किया गया है क्या? इससे आगे चलिए, मैं अपने ऑफिस की चर्चा करता हूँ। मेरे ऑफिस का रेंट चल रहा है, क्या उसका कोई जुगाड़ है? क्या मकान मालिक मुझे मदद करेगा? ऐसा नहीं है, कोई भी मकान मालिक मदद नहीं करता है। इक्का दुक्का मकान मालिक हैं जो लाखों में एक हैं जिन्होंने महीने का किराया माफ़ किया है, लेकिन कितने महीने का? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का। उसके बाद मैं पूछता हूँ कि यदि मकान मालिक किराया माफ़ कर सकते हैं तो आप बिजली बिल माफ़ क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि मकान मालिक किराया नहीं ले सकते हैं तो आप टेलीफोन बिल, मेरे ऑफिस का टेलीफोन का बिल प्रति मंथ का 1,300 रुपया आता है, वो टेलीफोन का बिल आप क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? जो टेलीफोन का मैं एक बार चोंगा तक नहीं उठाया हूँ, उसका बिल 2 महीने का मेरा बन गया लॉकडाउन पीरियड का। वो पैसा कहाँ से आएगा? बिजली बिल, टेलीफोन बिल, यहाँ तक कि जो आप न्यूज़ देखते हैं वो डिसकनेक्शन का बिल, ये सब पैसा कहाँ से आवेगा? मध्यम दर्जे के परिवार के लोग कहाँ से खाएंगे और कहाँ से जिएंगे, ये पता ही नहीं है। लॉकडाउन कर दिया, ना कोई तैयारी, ना कोई चर्चा, ना किसी भी प्रकार का मज़दूरों को लाने ले जाने की व्यवस्था। पूरे देश में न जाने कैसी अराजकता फैल गई हुई है। उस अराजकता को आप सोशल मीडिया के धुरंधरों से पाटना चाहते हैं। सफूरा गुर्जर का चर्चा करके आप इन सभी मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं।
8 जवान शहीद हो गए और शहीद जवानों के बदले में आप अपने सोशल मीडिया के धुरंधरों से एक नया चर्चा शुरू करवा देते हैं ताकि आप सपूरा गुर्जर पर चर्चा करते रहिए, ताकि 8 जवानों की शहादत के बारे में कोई आपसे सवाल न कर सके। आधे टाइम ट्रेन का किराया लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और तीसरे दिन ट्रेन का किराया लेते हैं, और जब सोनिया गांधी कहती है कि पूरे देश के लोगों के ट्रेन का किराया वो देगी, तो आपको लगता है कि सांप सूंघ गया, तो आप ओछी राजनीति पर उतर जाते हैं। सारा का सारा न्यूज़ चैनल कहने लगता है कि ट्रेन का किराया नहीं लिया गया, और सारे के सारे पब्लिक कहते हैं जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम ट्रेन का किराया दे कर आए हैं। बताइए कि कैसा न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं। ये न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, हमको तैयार किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकार समर्थक बने रहने का। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सचेत हो जाइए। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आप सुरक्षित रहिए। आज अगर यही बीमारी अगर विदेशों में नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री आज विदेश में होते। इंसेफ्लाइटिस मुजफ्फरपुर में पिछले साल 700 बच्चे लगभग मरे। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 700 बच्चे मरे, और जो बच्चे घर पर मर गए होंगे उनका कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। उन 700 बच्चों को आप 4-4 लाख रुपया देते हैं, यानी कि 700 गुने 4, 2800 करोड़ रुपया आप दे रहे हैं। सॉरी, 7 चौक 28, 2800 लाख, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख रुपया आप दे रहे हैं। मगर 2 करोड़ 80 लाख रुपया से 2 करोड़ 80 लाख रुपया अगर आप पहले ही दे दिए हुए होते सरकारी अस्पतालों को, तो वो बच्चे मरते ही नहीं। क्या पता उसमें आप ही की तरह चाय वाला कोई प्रधानमंत्री होता, क्या पता उस जो बच्चे मर गए हैं उसमें से कोई एक IAS होता, क्या पता जो बच्चे मर गए हैं वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का कोई बुकिंग क्लर्क होता, क्या पता जो बच्चे मर गए हैं उन बच्चों में कोई एक किसी के में शिक्षक बनने की क्षमता होती, मगर मर गए। आपकी संवेदना मर गई। आप उस समय में थोड़ा हो हल्ला कर लिए, बात खत्म हो गई। अब देखिए ना कि बिहार में कौन सा मरीज है, क्या तैयारी है, क्या हॉस्पिटल में उपलब्ध है, हॉस्पिटल को क्या संसाधन चाहिए, इन सभी संसाधनों का प्रतिदिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को प्रकट होना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए बिहारियों को कि हम ये तैयारी कर रहे हैं। मगर आप देख लीजिए कि क्या स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखाई दिए हैं, क्या कहीं नहीं दिखे। उसके बावजूद भी सवाल नहीं। क्यों सवाल नहीं? क्योंकि आपके पास सपूरा गुर्जर पर सफाई देने का वक्त है। उसी वक्त में आप उलझे हुए रहिए। जय परशुराम, जय श्री राम, वंदे मातरम।